आप त्रिवेणी की बात कर रहे हैं ना, इसीलिए मैं सीधा सीधा पूछ रहा हूं कि कहां तक इसको होल्ड कर पाएंगे, आप रिटेन कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा परसेंटेज है आपके, अगर हम तुलना करें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ इसकी। एक उल्लेख करना चाहूँगा, 2014, 2017, 2019 या तीनों चुनाव के एक अलग अलग प्रकार के चित्र हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा एक तरह से गठबंधन अगर यूपी की राजनीति के अंदर देखा जाए, जिसमें सपा भी, बसपा भी, लोकदल भी, कांग्रेस भी, ये चारों शामिल थे। इन सबके शामिल होने के बाद हम 64 सांसद और 51% वोट के साथ भारत की संसद में देश भर के जो नंबर हमारे सांसदों के थे वह 2014 से भी अधिक हुए। और उसके कारण से हम उत्तर प्रदेश में जितने मजबूत थे वह मजबूती हमारी हर हाल में कायम रही, लेकिन हम देश में भी और मजबूत हुए। तो इसलिए इस जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जो उत्तर प्रदेश की दृष्टि से अगर आप कहें कि संपूर्ण समाज भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी मानता है। तो आज के अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव की हम बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य की, जैसे मैंने कहा, जिम्मेदारी बड़ी है, तो साथ साथ केशव प्रसाद मौर्य की चुनौती भी बड़ी है, क्योंकि पूरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इस तरह के नेताओं की तरफ देख रही है। 2017 की तस्वीर बिल्कुल अलग थी, 2022 की तस्वीर बिल्कुल अलग है। अगर मौजूदा चुनाव का हम जिक्र करें केशव मौर्य के हिसाब से, तो तुरंत जिक्र सामने आता है एक और बड़े मौर्य नेता का, स्वामी प्रसाद मौर्य का, क्योंकि वो चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए और सीधे तौर पर चुनौती इन चुनाव को लेकर बढ़ गई केशव प्रसाद मौर्य के लिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने की वजह से। हाल के सी वोटर के लगातार चल रहे सर्वे में स्वामी प्रसाद मौर्य के अखिलेश यादव के साथ जाने पर सवाल पूछा गया कि मौर्य का बड़ा नेता कौन है, केशव मौर्य या स्वामी प्रसाद मौर्य? तो जवाब मिला केशव प्रसाद मौर्य। तो जैसा मैंने पहले कहा कि ये इन चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य की चुनौती भी है और बड़ी जिम्मेदारी भी है बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने की इन चुनावों में। मैं केशव प्रसाद मौर्य। 2017 की तस्वीर बिल्कुल अलग थी। 300 से ज्यादा सीटों की ऐतिहासिक जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मिली थी और छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन की रणनीति को खूब सफलता मिली। लेकिन अगर वापस सी वोटर के संकेतों का हम जिक्र करें तो बीजेपी की सरकार के 5 सालों के हिसाब किताब में वो करीबन 100 सीटें नीचे आ सकती है। यानी योगी आदित्यनाथ से लेकर केशव मौर्य तक हर सरकार के बड़े चेहरे की जवाबदेही और बढ़ जाती है। महत्वपूर्ण बात है कि केशव मौर्य का जिक्र करते हुए अगर हम बीजेपी के शानदार जीतों को देखें, 2014 में, 2017 में और 2019 में, तीनों ही चुनाव में सबसे बड़ा प्रतिशत किसी भी और की तुलना में ओबीसी वोटों का बीजेपी को मिला और उसका इसी तरह से बने रहना इन चुनाव में बगैर कम हुए बीजेपी के लिए बेहद जरूरी है। इस बात का दारोमदार बड़े स्तर पर केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर होगा। बीएचपी से लेकर बीजेपी तक के सफर में इन चुनाव में केशव मौर्य को पिछड़ों की अगुवाई के साथ अपनी पुरानी बीजेपी वाले हिंदुत्व की छवि दोनों के इम्तिहानों से गुजरना होगा। तो इस बात पर भी नजर डालना बहुत जरूरी है कि केशव प्रसाद मौर्य की कमजोरी क्या है। पहला पॉइंट मेरे हिसाब से जो केशव प्रसाद मौर्य की कमजोरी का है वो ये कि 8 अप्रैल 2016 को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बने और 2017 में उनके रहते बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली, लेकिन सीएम का पद उनको नहीं मिला, सिर्फ दावेदार वो रहे। दूसरा पॉइंट मेरे हिसाब से ये कि सीएम योगी के साथ टकराव की खबरें उनको लेकर लगातार आती रही। तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि कई आपराधिक मामले दर्ज हैं जिसे विपक्ष बार बार उनके खिलाफ उठाता है। और चौथा पॉइंट ये कि अपनी सरकार में और प्रभावशाली और इफेक्टिव तरीके से काम करने की जो उम्मीद थी वो शायद नहीं पूरी हो पाई। ये मेरे पॉइंट्स है केशव प्रसाद मौर्य की कमजोरी के। केशव जी, ये सारी बातें सही हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि महंगाई, सरसों के तेल के दाम, बेरोजगारी, ये नकारात्मक विषय नहीं है आपके लिए, आप लोगों के लिए? आप चाहते हैं लोग इसे भूल जाएं, टोटली नजरअंदाज कर दें इन चुनाव में? कोई सरकारी नौकरी ही रोजगार का आधार नहीं होती है, उसके अलावा भी बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जहां से रोजगार मिलते हैं। हमने प्रदेश के अंदर
43 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास बनाए। अब उस चयन को आप शुरू करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि मिट्टी से लेकर के, गिट्टी से लेकर के, ईंट से लेकर के, पत्थर से लेकर के, सीमेंट से लेकर के, सरिया से लेकर के, क्या क्या उसके अंदर व्यापार जुड़ता है। आप पूर्ण विकास की बात कर रहे हैं, आप वो सारे पॉइंट रख रहे हैं। मेरा कहना है कि लेकिन ये पॉइंट भी तो हैं जो महंगाई से जुड़े हैं, जो बेरोजगारी से जुड़े हैं, इनको कोई साइड में रखकर कैसे सोच सकता है? आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हक में सब लोग सोचे और इन मुद्दों को एकदम साइड में रख दें। हम जानते हैं महंगाई आई है और यह क्यों आई है उसका बहुत व्यापक विश्लेषण है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन महंगाई के संकट का सामना कर सकने में जो हमारे उत्तर प्रदेश या देश के लोग असमर्थ थे, उसकी सबसे पहले चिंता किसने किया? देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और उसमें जैसे मैं यूपी की ही बात बताऊं तो 15 करोड़ ऐसे परिवार हैं जिसको हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रति यूनिट 5 किलो राशन उपलब्ध कराते हैं। उस चावल होगा, गेहूं होगा या अन्य कोई सामग्री होगी। पैकेटों पे भी नरेंद्र मोदी के फोटो ताकि वोट मिल सके। फोटो राशन के पैकेट राशन पे अगर चलिए हम उस विषय पे नहीं आएंगे। नहीं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार, अगर हम कोई भी सामग्री किसी तक पहुंचा रहे हैं तो उसमें वोट तो भी मिले। उसमें वोट तो बाद का चुनाव उस समय नहीं घोषित था जब हमने इस योजना को शुरू किया। कोरोना के खिलाफ हमने देश में, प्रदेश में बहुत शानदार ढंग से निपटा। हमारे यहाँ वो आंकड़े 24 करोड़ से अधिक आबादी के बाद कभी नहीं हुए, लेकिन केरल के अंदर इतना आंकड़ा हाई हो गया। जिस तरह से कोरोना की दूसरी वेव लखनऊ में जो हाल था उसको हैंडल किया गया, जिस तरह से बाद में सरकार ने तो ये कह दिया कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कोई कमी नहीं थी, तो आप लोगों का क्या वाकई लगता है कि इस लोग से सारी बातें भूल जाएंगे, उनको याद ही नहीं रहेगी? पब्लिक मेमोरी बहुत शॉर्ट है, बहुत कमजोर है। मुझे मालूम है जो हालात थे, यह सब लोग जानते हैं कि अगर भाजपा नहीं होती, योगी जी के नेतृत्व में यूपी में हमारी सरकार नहीं होती, तब क्या हालात होती। हमारे जब इसकी कल्पना करते भाजपा तो ये डिनाइल की नहीं, तो ऑक्सीजन के सिलेंडर की कमी नहीं थी, तो ये सरकार तो यहाँ तक डिनाइल पे आ गई। आज जब ऐसी कोई वेव की आशंका नहीं थी और जब आज तीसरी वेव के पहले हम लोगों ने तैयारी अब की है, आज उस समय भी किया है, जितनी मजबूती के साथ हमने उस समय दूसरी वेव का सामना किया है, उतना अच्छा देश के अंदर मैं समझता हूं देश के किसी प्रदेश पर सवाल उठाना उचित नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने सबसे अच्छा काम किया। केशव जी, एक लास्ट पॉइंट कि आपकी बीजेपी के ब्रांड और हिंदुत्व वाली कट्टरवादी छवि भी है। आपका विश्व हिंदू परिषद के बैकग्राउंड से आप आते हैं, साथ में आप पिछड़ों की राजनीति का भी चेहरा है, तो क्या दोनों को बराबर लेकर चलना ये चुनौती है, ये इम्तिहान से आपको चुनाव में गुजरना है? क्या है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हम अयोध्या का व्यापक विकास कर रहे हैं। बाबा विश्वनाथ जी के उस धाम को जो औरंगजेब के समय आक्रमण करके ध्वस्त किया गया था, अगर उसमें हम सुधार करके काशी का विकास कर रहे हैं, और अगर हम मथुरा के भी विकास की बात करते हैं तो मिर्ची क्यों लगती है किसी को? काशी मथुरा अपने हिंदू काशी मथुरा और अयोध्या, इनका विकास, प्रयागराज का विकास, चित्रकूट धाम का विकास, विंध्याचल धाम का विकास, आगरा का विकास, बिठूर का विकास, इसके आधार पर बहुत बड़ी संख्या में धार्मिक पर्यटकों का जब यूपी के अंदर आगमन होता है तो उससे रोजगार सृजित होता है। अगर हम रोजगार सृजित करने के लिए और हिंदू वोट बैंक कंसोलिडेट होता है। हिंदू वोट बैंक, यह मैंने कहा दृष्टि दोष है, जैसा भावना रहेगी वैसा उसको दिखेगा। तो यह था जिक्र खास बातचीत केशव प्रसाद मौर्य के साथ, जिनकी बड़ी भूमिका होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए इन चुनावों में। फिलहाल नमस्कार, अगले हफ्ते एक और शख्सियत के बारे में जिक्र करेंगे, आकलन करेंगे कि वो परिवर्तन का क्या असर डाल रहे हैं इन चुनाव।